बारिश का मौसम आ गया है। बारिश के मौसम में अक्सर बारिश होती है तो काफ़ी चटपटा खाने का मन कहता है कि घर में क्यों ना हम कुछ चटपटा बना कर के खिलाएं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ साबूदाना से। साबूदाना व्रत में खाया जाता है और साबूदाना ऐसे भी खाते हैं। साबूदाना काफ़ी हेल्दी होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान रहता है। इसका पूड़ी पराठा खिचड़ी जो भी बना लें यह बन जाता है। लेकिन आज मैं एक रोल के तरह इसे बना करके दिखाऊंगी। जैसे डोसा बनाते हैं मैं डोसा ही बनाऊंगी, लेकिन बैटर इसका प्याज और टमाटर नमकीन सॉस डाल करके बनाऊंगी। पहले मैंने साबूदाना ले लिया है, इसको पानी से धुल दिए। धुलने के बाद इसमें 2 चम्मच केवल पानी रहेगा, बाकी पानी सारा निकाल दिए। 10 मिनट के बाद मैं चेक किया इसको, ये अच्छे से फूल गया है। इसे एक जार में डाल दीजिए। जार में डाल करके इसे ग्राइंड कर लीजिए। यह सूखा है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। यदि पानी रहेगा तो साबूदाना चिपचिपापन हो जाएगा। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें व्रत में खाना है तो सेंधा नमक डाल करके खाना है। प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसे ग्राइंड हो गया है। ग्राइंड होने के बाद इसे मैंने ले लिया प्लेट में। साबूदाना का जब भी बनाएं, पराठा बनाएं या फिर डोसा बनाएं तो इसे ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं रहता है तो यह चिपचिपापन इसमें एक रहता है लासे की तरह, वह हमारा अच्छा बैटर बनेगा नहीं। जब भी हम इसे बनाएंगे इसे एकदम ड्राई होना चाहिए। इसे सूखे भी ग्राइंड करके अगर हम बनाते हैं तो उसका पूड़ी पराठा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैं इसे भिगा कर बना रही हूँ डोसे की तरह, और यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। आधा चम्मच इसमें ब्लैक पेपर डाल दिए हैं और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए ताकि इसका कलर अच्छा लगे देखने में। इन सबको जब मैं डाल दी हूँ उसको बाद हाथ से इसे मैश करेंगे। हाथ से मैश करने के बाद इसे एक फॉर्म में डोर के ले लेंगे, जैसे आटा बनाते हैं बस उसी तरह से इसे मैश करना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तेल हुआ, आटा हुआ, ये सब नहीं डालना है। बस यह इसी से बनाएंगे, यह बहुत अच्छा बन कर के तैयार होगा। और इसे बनाने में एकदम पतले रोटी बनाएंगे। यह जितना पतला रहता है उतना अच्छा डोसा बन के तैयार होता है। इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। अब इसको देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है यह। इसको रख दिए रेस्ट के लिए। अब इधर ले रहे हैं बैगन। बैगन न बहुत बड़ा लीजिए और न बहुत छोटा लीजिए। बैगन जो भी लें एक देख करके लें, इसमें कीड़े भी रहते हैं। बैगन को बीच से इस तरह से काट दीजिए, फिर इसको बगल करके इसे बीच में इस तरह से काट लीजिए। इसका 4 भाग हो गया। अब 4 भाग में इसको फिर इस तरह से काटेंगे तो यह 8 भाग में तैयार होगा। इस तरह से जब हम काटते हैं तो बैगन पतला हो जाता है और पकने में बहुत अच्छा मदद मिलती है। इसी तरह से हमें सारे बैगन को काटना है। मैंने इसे 8 भागों में डिवाइड किया है और इसका जो भी भाग है यह टूटना नहीं चाहिए। नीचे से डंठली जो लगी हुई है वह डंठली इसमें लगी रहनी चाहिए। इस तरह से देखिए होना चाहिए। यह बहुत अच्छा इसका कबाब बन के तैयार होता है बैगन का। इसको भी मैं इसी तरह से काट रही हूँ। काटते समय चेक कर लीजिए इसमें कीड़े वगैरह न रहें। सारे बैगन को एक एक करके काटेंगे। इस समय सावन लग गया है तो कुछ लोग मीट खाते हैं, लेकिन सावन में वो भी नहीं पाते हैं। अगर इस तरह से बैगन का कबाब बना कर दिया जाए तो बड़े ही खुशी खुशी खाएंगे। यह काफ़ी चटपटा रहता है और ऐसा लगता है कि मैंने मीट को ही फ्राई किया है। बैगन की पकौड़ी भी बनाऊंगी इसका। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। मैंने एक साथ कई नाश्ते को बना रही हूँ और इसे बनाना भी बहुत आसान रहता है। जब भी बारिश के मौसम हो और घर में बैगन है तो प्याज नहीं है हमारे पास, तो हम इसकी पकौड़ी बहुत आसानी से बना करके खा सकते हैं। अच्छा भी लगता है। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि किस चीज़ की पकौड़ी है। सारी चीज़ बैगन मैंने काट लिया है। काट करके इसको 2 पानी से धुल लिए हैं। अब एक कटोरी लीजिए और इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दीजिए और नमक 1 चम्मच। इन सबको डाल करके थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद बैगन में अच्छे से कोटिंग कर दीजिए। हल्दी और नमक लगा देते हैं बैगन में
तो यह नुकसान नहीं करता है और यह नीचे जो पानी एक्स्ट्रा रहता है अच्छे से निकल जाता है। इसको जब हम लगा करके 10 मिनट छोड़ देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, यह सॉफ्ट और नरम हो जाता है। सभी बैगन को इसी तरह से कोटिंग करना है। हल्दी नमक जब लगा देते हैं 10 मिनट केवल रेस्ट के लिए रखा जाएगा। 10 मिनट में यह पानी अपने आप निकल जाता है बैगन से। वह पानी एक्स्ट्रा रहता है उसे यूज नहीं किया जाएगा। इस तरह से सारे बैगन में लगा देंगे और इसकी स्लैरी देखिए कितनी पतली पतली है। सभी बैगन में कोटिंग हो गई है। अब इधर एक बाउल ले लीजिए। अब इसमें एक कटोरी बेसन ऐड कर दीजिए। इस बेसन में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड कर दीजिए। हाफ स्पून जीरा और हाफ स्पून हल्दी पाउडर और 1 चुटकी नमक। नमक अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा खाने के लिए आधा चम्मच ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसमें धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च के जगह मैंने ब्लैक पेपर डाला है। धनिया की पत्ती बारिश में कम मिलती है, इस समय घर में नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आप इसमें हरी धनिया डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर भी आता है, देखने में भी कलर अच्छा लगता है, हरा पीला रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। नाप से बताया जाए तो इसमें 1 कटोरी बेसन है तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी बहुत आराम से लग जाता है। इसे जितना अच्छा फेंट लेते हैं उतना बढ़िया यह फूल करके तैयार होता है। लेकिन इसे 5 मिनट के लिए रख दीजिए तो और अच्छा रहता है, इसे फूलने में मदद मिलती है। खट्टा खाने के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें अमचूर पाउडर ही डालें। अमचूर की जगह आप इसमें 2 चम्मच दही डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा बन करके तैयार होता है कबाब। इसको इस तरह से जब फेंट लेते हैं 5 मिनट रेस्ट देंगे तो यह बहुत बढ़िया फूल करके तैयार होगा। इसे जब हम पकाते हैं रहता है पतला ही स्लैरी, लेकिन वह फूलने के बाद मोटापन में आ जाता है। इस तरह से हमें बनाना है। यह जैसे घुल जा रहा है बस उसी तरह से इसे ढक करके रख दीजिए। अब गैस चालू करिए और इसे गैस को मैंने चालू करके दिखाया है, बहुत ही कम आंच रहना चाहिए। और जो मैंने बनाया था साबूदाने का आटा उसे मैं ले करके दिखा रही हूँ। इसे ग्राइंड करने के बाद मैश करने के बाद मैंने रख दिया था। यह बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इसका जितना पतला रोटी बनाएंगे उतनी पतली बन के तैयार होगी और यह चिपचिपापन भी नहीं है इसमें। इसी तरह से हमें चाहिए। थोड़ा सा इसका साबूदाने को ग्राइंड कर लीजिए या फिर कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। इसमें हल्का सा लगा करके बेलन से जब बेलते हैं तो यह बहुत अच्छे से पतली रोटी बन जाती है। इसी तरह से हमें पतला पतला बनाना है। जितना पतला हम बनाएंगे उतना अच्छा हमारा डोसा बनके तैयार होगा। डोसा अक्सर पानी में गीले बनाया जाता है, लेकिन साबूदाने को जब हम पानी डाल देंगे तो यह बन नहीं पाएगा, इसलिए इसे पतला ही बनाना है। पतला हम इस तरह से कर देंगे और आँच को मैंने स्लो ही किया है। इसको इस तरह से मोड़ करके रख दीजिए। जितना हमें बनाना है उसे पतला पतला इसी तरह से बेल लेंगे और बेल करके रख देंगे। इसके बाद गैस पर एक एक करके डाल करके हम इसे पका लेंगे। यह बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। जब इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं तो इसमें चिपचिपापन बिल्कुल नहीं रहता है और तवे पर चिपकता भी नहीं है। यह बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। इसे ऑयल लगा दीजिए। यह चिपकता नहीं है, हल्का हल्का देख रहे हैं फूल रहा है। इसी तरह से हम बनाएंगे, बहुत अच्छा सॉफ्ट नरम रोटी इसकी बनके तैयार होगी। और इसे नाश्ते में जब हम देते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी रहता है। इसे पराठा से हम बना करके इसमें आलू का बटर लगा करके दे सकते हैं डोसे के रूप में, और बच्चों को भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। वैसे बच्चे साबूदाना कम पसंद करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से बना करके देते हैं तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी खा लेते हैं। इसमें चटनी लगा दीजिए, टोमेटो केचप लगा दीजिए या फिर हरी धनिया की चटनी लगाइए। जो भी आप डालेंगे इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और अंडे अगर बच्चे खा रहे हैं तो इसका एक रोल बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा।
इसको इस तरह से जब हम पका लेते हैं उसके बाद अंडे फोड़ दीजिए तवे पर और उसके बाद उसको पलट करके तवे पर लगा लीजिए। यह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ये डोसे की तरह आराम से किनारे किनारे इस तरह से छुड़ा लेते हैं। छुड़ाने से यह आसानी रहता है। जब हम झटके से इसमें छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो यह टूट जाता है। इसको इस तरह से जब हम छुड़ाएंगे तो बहुत ही आराम से छूटता है। यह बहुत ही सॉफ्ट और नरम है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी देनी पड़ती है, बट छूट जाता है, चिपकता नहीं है। इसको इस तरह से पलट दीजिए। देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस तरह से एक बार बनाए ज़रूर। हम ड्राई जो रहता है साबूदाना उसे ग्राइंड करते हैं, फिर उसको पानी डाल करके थोड़ी देर फुलाने के लिए रख देते हैं। उसमें और इस पराठे में बहुत अंतर रहता है। यह बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। जो बेसन हमने फेंट करके रखा था उसे एक बार फिर से फेंट ले रहे हैं ताकि यह जो फूल गया है अच्छे से स्मूथ हो जाए और इसमें एक लचीलापन आ जाता है। हल्का सा पानी कम लग रहा है, इसे फिर मैंने डाल दिया। 1 कटोरी पानी लिया था मैंने, थोड़ा सा पानी बच गया है, बस अब इसमें पानी नहीं डालना है। यह बहुत अच्छे से बैटर तैयार हो गया। बैगन चेक कर रहे हैं, बैगन में काफ़ी पानी निकल गया है। जब नमक और हल्दी मिल जाता है तो इसी तरह से पानी इसमें निकल जाता है। इसे जब हम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, काफ़ी पानी निकल गया। अब इसमें पानी नहीं है और बैगन भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। इधर देख ले रहे हैं साबूदाने की रोटी जो मैंने बनाई थी यह बहुत अच्छे से पक गई है। इसको 2 बार उलट पलट लीजिए, उसके बाद इसे रख दीजिए। हमें इसी तरह से सारी रोटियां बनाना है। इसे जितना हम बड़ी बना सकें उतनी बड़ी बनाएंगे, जितनी छोटी बनाना हो उतना छोटी बनाएं, लेकिन यह बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होती है। साबूदाने की रोटी बन गई है। अब इसे निकाल लीजिए, इसके ऊपर हल्का सा घी लगा दीजिए, यह और ही सॉफ्ट हो जाती है। इसको पास से देखिए कितना अच्छा यह बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसी तरह से हमें बना करके लेना है। यह दही से भी खाएंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा और यह झटपट से बन जाता है। इसे चाहे फलाहारी में खाएं या फिर बिना व्रत का खाएं, ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसमें कोई झंझट नहीं है। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए साबूदाना भिगा दीजिए, उसे ग्राइंड कर लीजिए और रोटी बना करके तैयार कर लीजिए। यह काफ़ी हेल्दी भी होता है और खाने में पेट भी हल्का रहता है। बैगन बहुत सॉफ्ट है, इसे बहुत ही आराम से सावधानी से इसमें डालना है। इसको डंठली जो लगी हुई है इसको पकड़ करके जब हम डालते हैं हमारे हाथ में बेसन लगता नहीं है और इसे अच्छे से डीप हो जाता है। डंठल पकड़ने का यही सबसे खास ट्रिक रहता है, इसलिए डंठल को तोड़ा नहीं जाता है। डंठल जब बैगन में लगा रहता है तो यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे जब डालते हैं तो बेसन लगाने में कंजूसी न करें, खूब बढ़िया से इसे डीप करें, उसके बाद ही फ्राई करें तो यह अच्छा लगता है। क्योंकि जो बैगन है उसमें सारे जितने भी इसकी कलियां निकली हुई हैं वो बहुत अच्छे से डीप हो जाती है, फिर उसके बाद ही यह क्रिस्पी होता है। इसको जब हम इस तरह से पका लेते हैं, पकाने के बाद इसे जब रखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसे मीट बना करके रखा गया है। इसका देखने का शेप भी अलग लगता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक बार इसे बनाएंगे तो आपका मन मानेगा नहीं, फिर दोबारा ज़रूर बनाएंगे। यह बहुत ही क्रिस्पी रहता है और काफ़ी चटपटा बन के तैयार होता है। एक निकाल करके फिर एक इसी तरह से डिप करेंगे। मैं दिखा रही हूँ, सारे डंठल मैंने पकड़ा हुआ है और इसमें इस तरह से डिप किया है। बस आराम से डाल दीजिए। यह बहुत जल्दी से पक भी जाता है, बहुत समय नहीं लगता है पकाने में क्योंकि बैगन बहुत सॉफ्ट है। मैं तो कहती हूँ इसे एक बार मेहमानों को भी खिलाइए, ये खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि यह बैगन का बना हुआ है। बैगन बहुत ही अच्छा सॉफ्ट जब हो जाता है, इसे हम पकाते हैं तो इसे पता ही नहीं चलता यह बैगन का बुना हुआ है। यह अंदर तक बहुत अच्छे से कोटिंग हुआ रहता है तो यह बहुत ही क्रिस्पी लगता है बन करके। और इसे डंठल ही पकड़ करके खाया जाता है। यह देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। एक एक करके मैं इसी तरह से सारे बैगन को निकाल ले रही हूँ। और हाँ, अगर तेल ज़्यादा है इसमें तो आप 2 से 3 डाल सकते हैं। मैं इसके
मैं इसे स्टेप में दिखा रही हूँ तो एक करके ही डाल रही हूँ, और कहीं अगर छूट गया, खुल गया तो चम्मच की सहायता से इसमें बेसन हल्का सा लगा सकते हैं। इस तरह से जब लगा देंगे तो इसकी कोटिंग हो जाती है और यह पक जाता है, इसलिए पता नहीं चलता यह क्या चीज़ है। इसके डंठल से ही मालूम देता है कि यह बैगन है। एक बैगन मैंने पकौड़ी बनाने के लिए इस तरह से काट दिया था। इसे इस तरह से डिप कर लीजिए, बेसन में अच्छे से कोटिंग लग जाए। इस तरह से हम इसे ऐड करेंगे। बैगन में जब बेसन अच्छे से कोटिंग हो जाती है तो यह फूल जाता है ऊपर से। यह देखने में भी अच्छा लगता है और पकौड़ी खाने में भी अच्छा लगता है। इसे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि ख़राब लगता है खाने में, पता तो चलता ही नहीं है कि यह बैगन का बना हुआ है। यह मसाले से कोटिंग हुई रहती है अंदर, और बेसन से जब हम इसे फ्राई कर देते हैं यह पता नहीं चलता यह बैगन का बना हुआ है। यह बहुत अच्छी पकौड़ी बनके तैयार हुई। इसे 2 मिनट उलट पलट दीजिए और प्लेट में निकाल लीजिए। यह कितनी अच्छी पकौड़ी बनी हुई है। अब सूजी का बैटर देख ले रहे हैं। सूजी हमने 1 कटोरी लिया था, उसमें 2 चम्मच दही डाल दिए हैं और 1 कटोरी पानी ऐड किए हैं, आधा चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच नमक डाल करके खूब बढ़िया से ग्राइंड कर लिया। इसे भी 5 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट होने के लिए। फिर इसी बैटर में मैंने गाजर और चुकंदर को भी डाल दिया था। 10 मिनट के लिए इसे ढक दिया। भाप से यह बहुत अच्छा पक के स्टीम हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा फूला हुआ है। इसे अब निकाल ले रहे हैं। यह काफ़ी जल रहा है, इसे ट्रे में निकाल लिए। अब चाकू की सहायता से किनारे किनारे इसे धीरे धीरे से छुड़ा लेंगे ताकि यह निकालने में आसानी रहे। मैं कपड़ा लगा करके इसे पकड़ रही हूँ। यह काफ़ी जल रहा है। अगर हो सके तो इसे 5 या 10 मिनट के लिए रख दीजिए, यह अपने आप छोड़ देता है, कपड़े लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। यह अभी काफ़ी जल रहा है, इसलिए इसे छुड़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसे कपड़े लगा करके धीरे से इस तरह से इसे उलट दीजिए। इसे जब पलट देते हैं तो यह बहुत ही आराम से निकल जाता है जब नीचे से छूट जाता है। ये देखिए कितना अच्छा यह बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसे चाकू की सहायता से काट लीजिए, 2 पीस या 3 पीस बना लीजिए इसका। यह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैं इसमें 2 पीस कट करूँगी इस तरह से, ताकि इस पर थोड़ा सा प्याज, टमाटर और टोमेटो केचप, हरी धनिया की चटनी लगा करके खा सके। वाह कितना अच्छा बना हुआ है। और अब सभी नाश्ते को सर्व कर दीजिए। इसमें धनिया की चटनी और 1 कटोरी में रख दीजिए, 1 कटोरी में टोमेटो केचप रख दीजिए। यह नाश्ता बनके तैयार हो गया। इस नाश्ते में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा नाश्ता लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो साबूदाना का मैंने बनाया था रोटी पतली सी, उस पर थोड़ा सा टमाटर डाल दीजिए, हरी धनिया की चटनी डाल दीजिए। इस तरह से डाल करके थोड़ा से नमकीन डाल दीजिए और इसे मोड़ दीजिए। हो गया डोसा के शेप में। यह भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इसे दोनों चटनी से खा सकते हैं, चाहे टोमेटो केचप से खाएं या चिल्ली सॉस से खाएं। यह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। धन्यवाद।